नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। आज का हमारा विषय है, हिंदी से लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो संज्ञा और सर्वनाम से लिया है। पहले हम कुछ थ्योरी का पार्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इन बुक्स के बारे में जो आप देख पा रहे हैं। एस के बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से आपको ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये बुक है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसको सिलेबस के अनुसार दोस्तों बनाया गया है। जो आपका सिलेबस आता है उसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके का पार्ट होता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है और हिंदी आती है। उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया हुआ है। साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात की जाए दोस्तों, एग्जाम ऑनलाइन होता है, आपका समय की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का दोस्तों इसमें संकलन किया हुआ है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है जो 2011 से 2023 तक के 35 प्लस पेपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और प्रत्येक पेपर का आपको इसमें ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। क्यूआर कोड दे रखा है दोस्तों, क्यूआर कोड आप स्कैन करें और प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी की बुक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काम आने वाली है। इसमें आपको सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी के जो विषय आता है उसमें हिंदी इतिहास के साथ साथ विभिन्न एग्जाम्स के लिए संपूर्ण इसमें जो ग्रामर होती है वो कंप्लीट ग्रामर इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। टॉपिक वाइज प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है और पिछले सालों के इसमें प्रश्नों का भी संकलन किया हुआ है। साथ ही इस पुस्तक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी का सब्जेक्ट आता है उसमें इस बुक से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा और सर्वनाम। पहले हम संज्ञा देखते हैं, उसके बाद सर्वनाम देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हम संज्ञा। पहले परिभाषा देखते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हम संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मोहन खड़ा है, मैं आगरा जाऊंगा, यह एक मेज है। जो आपको ये बोल्ड किया हुआ है मोहन है, मोहन खड़ा है, में संज्ञा क्या है? मोहन है। मैं आगरा जाऊंगा, इसमें संज्ञा क्या होगी? आगरा होगी। यह एक मेज है तो इसमें संज्ञा क्या होगी? मेज। ठीक है, अब संज्ञा के प्रकार की बात करें, संज्ञा 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे, उसके बाद जातिवाचक देखेंगे, उसके बाद भाववाचक देखेंगे। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरुआत करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ईश्वर, एग्जाम्पल देखते हैं, ईश्वर हो गया, महाभारत होगा। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की, तो महाभारत एक ही है, गंगा, हिमालय, भारत, दिल्ली आदि। कहने का तात्पर्य है जो इस दुनिया में एक चीज़ है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि भारत है, एक है, दिल्ली है, एक है, गंगा है, गंगा नदी है जो एक है, महाभारत थी वो भी एक है, रामायण आ जाएगा वो भी एक है, ईश्वर हो गया वो भी एक है। इस प्रकार से मतलब किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के बारे में जो बोध कराता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराए या जब किसी के गुण दोषों के बारे में बताया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि विशेष व्यक्ति को न बताकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराएं या किसी के गुण दोषों के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि गाय, बालक, पर्वत, नदी। ठीक है, अगर अभी यहाँ पर अमेरिकन गाय आ जाती तो कौन सी संज्ञा हो जाती?
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम लिया जा रहा है। बालक होगा, बालक तो कोई भी हो सकता है। पर्वत हो गया, अगर यहाँ हिमालय पर्वत होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती। नदी है, नदी तो बहुत है, इसलिए नदी का जातियों का बोध कराया जा रहा है। अगर गंगा नदी होती, यमुना नदी होती तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा करते, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, किसी जाति विशेष को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराए या किसी के गुण दोषों के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, एक है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक क्या होता है? समूह या समुदाय को प्रकट करने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या समुदाय को, यानी कि एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सेना, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, सभा हो गई, जो समूह में होते हैं वहाँ पर क्या होती है? समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक का पार्ट है ये समुदायवाचक संज्ञा। दूसरा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिसका माप तोल किया जा सके। कहने का तात्पर्य द्रव्यवाचक से ही आप समझ पा रहे हैं, जिसका हम माप तोल कर सकते हैं, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। समुदायवाचक में जिसमें हम समुदाय का बोध हो, वहाँ समुदायवाचक। द्रव्यवाचक की बात कर रहे थे हम, तो द्रव्यवाचक में जहाँ माप तोल किया जा सके वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि लोहा हो गया, लोहा को हम तोल सकते हैं। सोना हो गया, सोना का भी तोल हो सकता है। चांदी हो गया, दूध होगा जिसको मापा जा सकता है। तेल हो गया, कपड़ा हो गया, आदि इस प्रकार से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा, अंतिम है। भाव आप देखेंगे कि जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदरता होगी, मिठास हो गया, बचपन हो गया, ईमानदारी हो गया और लालिमा हो गया, ठीक है। बहुत से शब्द हैं जो जहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द आती है, यानी कि किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था के बारे में जहाँ बोध कराया जाता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन के साथ अब देखेंगे दोस्तों सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा हमारा कंप्लीट हो गया है, अब देखेंगे हम सर्वनाम। पहले परिभाषा देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, हम, वह, वहाँ, कोई, कुछ, जो, सो आदि ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। अब इनके भेद की बात की जाए तो दोस्तों इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। दोस्तों एग्जाम में कभी सर्वनाम के भेद के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, तो इसके लिए ट्रिक है, आपको याद करना है। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय, अनिश्चय, निश्चय में फंस गया, ठीक है। मेरे साथ बोलना है आपको। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय में फंस गया, ठीक है। इसका क्रम जरूरी नहीं है। पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया और अनिश्चयवाचक हो गया,
कितने हो गए, 3 और 3 6। याद रहेगा, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय में फंस गया है। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब पहला देखेंगे हम पुरुषवाचक। वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए गए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला देखेंगे हम उत्तम पुरुष, ठीक है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, पहले देखें हम उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने स्वयं के लिए करता है, वहां पर उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम आदि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैं अपने स्कूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। हम मेला देखने जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता या लेखक सुनने वाले जो सुनता है उनके लिए या पढ़ने वाले के लिए जो कथन का प्रयोग करता है वहीं पर ही मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, जैसे कि तू हो गया, तुम हो गया, तेरा हो गया, तेरी हो गया। ठीक है, आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि तू बहुत अच्छा लिखती है, तो अन्य के लिए हो रहा है, तो तू बहुत अच्छा लिखती है, तो तू हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, तो तुम्हें ये भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है। इसमें न तो खुद के लिए, न वक्ता सुनने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए किया जाता है, वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप इसके टाइटल से ही समझ पा रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि वह रोते रोते सो गई, तो यहाँ पर वह हो गया, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, तो उन्हें क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटनाओं, व्यापार का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह तो श्याम है, गीता का घर वह है, तो क्या किया गया है, निकटवर्ती के लिए तो यह शब्द का प्रयोग किया जाएगा और दूरवर्ती शब्द के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यह पेन तो मेरा है, तो यह निकटवर्ती हो गया। वह गीता का घर है, वह श्याम का घर है, तो दूर के लिए किया जा रहा है। तो पास के लिए होता है शब्द वह यह होता है, यह तो श्याम का है, यह तो श्याम है। और दूर के लिए जो किया जाता है वह किया जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के हम पहचानने के लिए क्या शब्द देखेंगे, यह और वह देखेंगे। ठीक है, निश्चय मतलब निश्चितता का बोध कराए। यह तो श्याम है, तो यह श्याम है लेकिन यह नज़दीक के लिए, यह श्याम है। और वह राम है, तो राम दूर खड़ा है, तो वह राम है। ठीक है, अब देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चय व्यक्ति, टाइटल से पता लग रहा है अनिश्चयवाचक, किसी अनिश्चय व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शायद बाहर कोई खड़ा है। अब ये दूसरा है मुझे कुछ दीजिए। अब इसमें आप कैसे पहचानोगे, देखो शायद बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है,
तो ये तो सजीव के लिए होगा। सजीव के लिए मतलब दरवाजे पर कोई इंसान ही आएगा, कुछ भी है जो सजीव होगा वही आएगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, ये तो सजीव के लिए हो गया, बाहर कोई खड़ा है। और मुझे कुछ दीजिए, तो मुझे कुछ दीजिए का मतलब निर्जीव वस्तु है कुछ, समझ रहे हो। मुझे कुछ दीजिए तो कुछ सामान ही दिया जाएगा, ये तो है नहीं कि इंसान दे दिया जाएगा। तो मुझे कुछ दीजिए ये तो निर्जीव के लिए है, और शायद बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, वहाँ पर सजीव व्यक्ति का होगा। ठीक है, तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के पहचानने के शब्द हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 4 नंबर का देखेंगे संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए जो शो किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि किसी शब्द या वाक्यांश को जोड़ने वाले जो सर्वनाम होंगे वही संबंधवाचक होता है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको प्रश्नवाचक सही पता लग रहा है, किसी वस्तु घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि बाजार जाने के लिए किससे कहूँ, जैसे हाथ हिला कर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाजार जाने के लिए किससे कहूँ, तुम किससे लिखोगे। इस तरीके से हम हाथ से इशारे से भी हम क्वेश्चन का ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, जैसे बाजार जाने के लिए किससे कहूँ, तुम किससे लिखोगे। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। अब अंतिम देखते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के लिए कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, या मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप लिख लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। जो मतलब निजता के लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन। इसके पहले संज्ञा से देखते हैं। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के भाववाचक संज्ञा से इसको रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो ए है बुढ़ापे, बी है मोटापे, सी है बूढ़ा और डी है चाल चलन। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा बुढ़ापे। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। खाली स्थान है, तरल अवस्था में होता है। एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया है। अब क्या होता है? ए है कुछ तरल अवस्था में होता है, ये तो उचित संज्ञा शब्द नहीं है। वह तरल अवस्था में होता है, यह भी नहीं है। सी है सुंदरी तरल अवस्था में होता है, यह भी नहीं है। तो पारा होता है तरल अवस्था में। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा? पारा तरल अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, बी है रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, सी है रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, और डी है रघुवीर मेरा अग्रज है। तो क्या होगा? तो सभी में अग्रज ही अग्रज आ रहा है। ठीक है, तो अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब ही बड़ा होता है, बड़ा भाई। ठीक है, ये पहले जन्म हुआ या बड़ा भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रघुवीर मेरा अग्रज है। इसी से आ जाएगा कि ये नहीं कि अग्रज भी आ गया और छोटा भाई भी आ गया, अग्रज भी आ गया और बड़ा भाई भी आ गया, अग्रज भाई भी आ गया। तो क्या होगा? अग्रज का अर्थ ही होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, रघुवीर मेरा अग्रज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ए है सुमन के अनुसार शत्रु तो अच्छे नहीं है, बी है सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है,
सी है सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, और डी है सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर? आपको पढ़ने से पता लग रहा है सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत के हजारों प्रेमचंदों ने गरीबी सही। वाक्य में संज्ञा शब्द उसके भेद के संबंध में गलत युग्म है। ए है भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है प्रेमचंदो जातिवाचक संज्ञा, सी है प्रेमचंदो व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी है गरीबी भाववाचक संज्ञा। तो हमको पता लग रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है क्योंकि दो आंसर एक साथ नहीं हो सकते। तो प्रेमचंदो में जातिवाचक संज्ञा या प्रेमचंदो में व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर दोस्तों गलत युग्म पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रेमचंदो। किसी के गुण दोषों के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये ऑप्शन गलत है, राइट आंसर। ठीक है, तो प्रेमचंदो में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक, न कि व्यक्तिवाचक। यहाँ पर गलत युग्म पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है समुदायवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर पंडित जी के बारे में पूछा गया है, तो पंडित जी कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा? अब आप बोलोगे पंडित जी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जा रहा है, उनको पंडित जी कहा गया है कि पंडित जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसमें जो संज्ञा है वो संज्ञा आएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, न कि जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह पूछा गया है। तो शाहजहां है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगरा है, आगरा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ताजमहल है, ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदरता जो है आप देखते ही बता दोगे, सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उसका पुरुष तत्व जाग गया। वाक्य में पुरुष तत्व शब्द का संज्ञा भेद है। ए है व्यक्तिवाचक, बी है भाववाचक, सी है जातिवाचक और डी है द्रव्यवाचक। तो कौन सा होगा? पुरुष तत्व में भाववाचक संज्ञा, न व्यक्तिवाचक है, न जातिवाचक है, न द्रव्यवाचक है। क्या संज्ञा होगा? भाववाचक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब सर्वनाम से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। देखते हैं, ए देखते हैं, यह मूर्खता किसने की है? ठीक है, बी है संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, सी है यह गाड़ी किसकी है और डी है किसी ने जोर से चित्कार की। तो क्या होगा राइट आंसर? देखते हैं, यह मूर्खता किसने की, ये तो प्रश्नवाचक हो गया, पूछा जा रहा है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, ये भी प्रश्नवाचक हो गया। यह गाड़ी किसकी है, ये भी प्रश्नवाचक होगा, पूछा जा रहा है। किसी ने जोर से चित्कार की, तो इसमें प्रश्नवाचक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर होगा किसी ने जोर से चित्कार की, ऑप्शन डी। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें पूछा गया है नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। देखते, तुम तो बहुत व्यस्त हो। बी है उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया। ठीक है, सी है हमारे से अब यह सब नहीं होता और डी है आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। तो आप क्वेश्चन को देख पाएंगे कि हमारे से अब यह सब नहीं होता, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आपके समझ में आएगा। नहीं एक जैसे लगेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो अच्छे से आपको
एक बार पढ़ना है, ठीक है। हमारे से अब यह सब नहीं होगा, हमसे अब यह सब नहीं होता। राइट आंसर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मैंने आपको बताया है 6 भेद होते हैं। ट्रिक भी बताई थी। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया, ठीक है, तो 6 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है ए है क्या, बी है कुछ, सी है कौन और डी है यह। तो क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम? यह तो राम है, यह तो श्याम है, ठीक है, तो यह पेन है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बताए। ए है कोई, बी है कौन, सी है जो, डी है वह। तो संबंधवाचक साफ पता लग रहा है जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन बच्चों को खाने के लिए कुछ दीजिए। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कुछ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? ए है निश्चयवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है संबंधवाचक और डी है अनिश्चयवाचक। तो क्या होगा अनिश्चयवाचक, कुछ दीजिए। कोई और कुछ मैंने आपको बताया था, कोई सजीव के लिए प्रयोग में आता है और कुछ होता है निर्जीव के लिए। तो खाने के लिए निर्जीव वस्तु दी जाती है कुछ, तो बच्चों को खाने के लिए कुछ दीजिए, तो कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम जैसा वैसा निम्न में से किसके परिचायक हैं? ए है निश्चयवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है संबंधवाचक और डी है प्रश्नवाचक। तो आपको पता लग रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस एग्जाम्स के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।